हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजीम खान। बेटे मोशन मंच पर आपका स्वागत है। और बेटे आज का हमारा टॉपिक रहेगा यानी बायोडायवर्सिटी का पार्ट 4। तो बेटे आज पार्ट 4 में अपन पढ़ने वाले हैं कि बायोडायवर्सिटी के अंदर ये एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, ये सारी चीजों को अपन पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में बेटे आपने पढ़ा होगा लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी के अंदर बेटे आपने जाना होगा कि 4 रीजन होते हैं जिसकी वजह से बायोडायवर्सिटी को लॉस होता है। जिसमें पहला रीजन आपने पढ़ा होगा आवासीय क्षति, दूसरा रीजन आपने पढ़ा होगा अतिदोहन, तीसरा रीजन पढ़ा होगा बेटे आपने यानी बाहरी जातियों का आक्रमण, और चौथा रीजन पढ़ा होगा सह विलुप्तता। तो आइए बेटे आज अपन यहां पर डिस्कस करते हैं यानी लॉस बायोडायवर्सिटी का पार्ट 4। और पार्ट 4 के अंदर यहां पर रहेगा यानी कंजर्वेशन ऑफ द बायोडायवर्सिटी। यहां बेटे जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ये होगा कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो यहां पर देखिएगा बेटे 3 श्रेणियों में इसे बांटा जा सकता है, जिसमें पहली श्रेणी है यानी संकुचित उपयोगिता यानी कॉन्ट्रिक्शन। दूसरा बेटे है हमारे पास में व्यापक रूप से स्वार्थ का उपयोग, और तीसरा है यहाँ पर नैतिक। तो ये 3 कारण हैं बेटे जो कि कंजर्वेशन से रिलेटेड हैं कि बायोडायवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जा सकता है या बायोडायवर्सिटी को लॉस होने से कैसे बचाया जा सकता है। तो बेटे पहला टॉपिक है हमारे पास में यानी संकुचित उपयोगिता, यानी बेटे उपयोगिता को थोड़ा कम किया जाए या जो मानव की आवश्यकता है उनको थोड़ा कम किया जाए, जिसकी वजह से भी बायोडायवर्सिटी को लॉस होने से बेटे कम खतरा रहेगा। तो यहां आप देखिएगा कि जैव विविधता संरक्षण के लिए संकीर्ण रूप से उपयोगी तर्क स्पष्ट है। जैसे मानव को प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ होते हैं। तो देखो बेटे मानव को प्रकृति से अनगिनत आर्थिक लाभ होते हैं, जैसे अनाज है, दालें हैं, फल है, ईंधन है, रेशा है, इमारती लकड़ी है, औद्योगिक उत्पाद है जैसे टेनिन, स्नैक है, डाई है, रेजिन, इत्र आदि औषधीय उत्पाद। तो ये याद रखना बेटे कि मानव को प्रकृति से एक अनगिनत आर्थिक लाभ होते हैं। तो मानव इन लाभों को ध्यान में रखते हुए इनका यूज प्रकृति के रूप में थोड़ा कम किया जाए, संकीर्ण किया जाए, ताकि बायोडायवर्सिटी को लॉस कम हो सके। तो आगे बेटे यहाँ पर आप देखिएगा विश्व बाजार में बिक रही 25% से अधिक औषधियां पादपों से बनाई जाती है। तो ये भी याद रखना बेटे कि मार्केट के अंदर जो एलोपैथी है उसमें लगभग 25% जो दवाइयां हैं ये मेडिसिनल प्लांट से प्राप्त की जाती है। उसके बाद में देखिए बेटे 25,000 से अधिक पादप जातियां विश्व के लोगों के द्वारा पारंपरिक दवाइयां बनाने में उपयोग हो रही है। यानी ये तो बेटे एलोपैथी की दवाइयां हैं, और उसके अलावा जो 25,000 से अधिक ऐसे पौधे हैं जिनका उपयोग किसी न किसी रूप में अपन मेडिसिन के रूप में लेते हैं। किसी को ज्ञात नहीं कि कितने और नए औषधीय महत्व के पादप जो हैं वो उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में अभी खोजना शेष है बेटे। तो ये याद रखना क्योंकि जो कई पौधे ऐसे होते हैं जो अभी खोजे जाने हैं जिनका बेटे औषधीय उपयोग होता है, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में ऐसे कई हजार पादप जातियां मौजूद हैं जो कि मेडिसिनल हैं और उनको खोजना भी बाकी है। आगे आप देखिएगा बेटे कि दूसरा जो इसका लॉस है वह है व्यापक रूप से स्वार्थ उपयोगी। तो यहाँ आप देखिएगा व्यापक रूप से उपयोगी तर्क कहलाता है कि प्रकृति द्वारा प्रदान की गई जैव विविधता को अनेक इकोसिस्टम सेवाओं में इनकी मुख्य भूमिका होती है। तो क्या क्या मुख्य भूमिका होती है, तो यहाँ देखो बेटे तीव्र गति से नष्ट हो रहा अमेजन पृथ्वी के वायुमंडल को लगभग 20% ऑक्सीजन, ध्यान रखना बेटे 20% ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रदान करता है। आप ये देखो बेटे यानी अमेजन 1, तो अमेजन 1 को क्या कहा जाता है, इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि लगभग वायुमंडल को बेटे ये 20% ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो ये याद रखना
कि ये ऑक्सीजन सीधी फेफड़ों से संबंधित होती है, तो इसे बेटे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो आप ये देखो बेटे, अमेजन वर्षा वन जो है इनको बेटे सोयाबीन की कटाई के लिए और साथ में पक्षियों की चारागाह बनाने के लिए बेटे इसे अंधाधुंध काटा जा रहा है और ये नष्ट होता जा रहा है। तो आप ये देखो इसकी कितनी ज्यादा उपयोगिता है कि ये पूरे वायुमंडल को 20% ऑक्सीजन प्रदान करता है। अगर ये नष्ट हो गया तो बेटे कितना ज्यादा लॉस होगा, तो ये आपको याद रखना है। क्या प्रकृति द्वारा प्रदान की गई इस सेवा का हम कोई मूल्य आंक सकते हैं? बेटे आपको पता है कोरोना काल में एक ऑक्सीजन का सिलेंडर हजारों रुपए में बिका है। तो आप ये अंदाजा लगा लो कि बेटे एक पौधा कितने 100 सिलेंडरों का बेटे जो है वो उत्पादन कर देता है ऑक्सीजन का। तो क्या उस पौधे को अपन उसके मूल्य देते हैं? क्या नहीं देते हैं, बदले में उसको और बेटे नुकसान अपन पहुंचा देते हैं। तो ये यहाँ पर आप देखो कि जो अमेजोन के वर्षा वन है ये पूरे वायुमंडल को बेटे 20% ऑक्सीजन प्रदान करता है। इसी वजह से अमेजोन के जो वर्षा वन है इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। तो बेटे देखो कि ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रदान करता है। तो प्रकृति द्वारा की गई इस सेवा का हम कोई मूल्य आंक नहीं सकते हैं। अनेक किसी पड़ोसी अस्पताल में एक ऑक्सीजन सिलेंडर पर होने वाले खर्च से आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो बेटे ये भी पता है अपन को कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर कितने पैसों का आता है और हम मुफ्त में दिन भर पौधों के द्वारा उत्पन्न की गई ऑक्सीजन का उपयोग लेते हैं। तो कम से कम यही एहसान मान लें अपन पौधों का कि पौधे हमें दिन भर बेटे ऑक्सीजन देते रहते हैं और ऐसी चीज देते हैं कि अगर वो देना बंद कर दे तो हमारी मृत्यु सुनिश्चित है। तो ये याद रखना, पौधों को हमेशा बेटे सही ढंग से रखना चाहिए, इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए क्योंकि इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे देखिएगा बेटे, परागण है जिनके बिना पौधे फल और बीज नहीं दे सकते। ये भी आपको याद है बेटे कि पौधों में पहले परागण होगा, परागण के बाद में निषेचन होगा, जिसके बाद में ये बीज और फल देंगे। इकोसिस्टम की दूसरी सेवा ऐसी है जो परागण कार्यों को, जैसे मधुमक्खी है, गुंज पक्षी है या फिर अलग चमगादड़ के द्वारा की जाती है। तो बेटे ये याद रखना कि ये मधुमक्खियां या पारितंत्र की दूसरी ऐसी सेवा है जो परागण कार्यों के द्वारा की जाती है। अब परागणकारी कौन है? यानी मधुमक्खियां हैं, ये गुंज पक्षी है, एक पक्षी है और दूसरा चमगादड़ है। तो बेटे ये भी एक सेवा करते हैं क्योंकि ये पौधों में परागण करते हैं और जो पौधों में परागण क्रिया होती है तो फिर परागण क्रिया के बाद में निषेचन होता है और निषेचन के बाद में बेटे फल बनता है और फल से बीज बनते हैं जिनका उपयोग मानव अपनी क्रियाओं में लेता है। तो पहली सेवा तो पौधों के द्वारा बनाए गए फल और बीज है और दूसरी सेवा बेटे परागण कार्यों के द्वारा की जाती है जो कि पौधों में परागण क्रिया के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हम प्रकृति में अन्य अप्रत्यक्ष सौंदर्यतात्मक लाभ भी उठाते हैं। यह भी आप देखो बेटे, यानी अप्रत्यक्ष सौंदर्यतात्मक लाभ उठाते हैं, जैसे कहीं घूमने जाना हो या बेटे कहीं जो है क्या कहते हैं बगीचा बनाना हो, तो ये सब वनों से हमें मिलता है। तो वनों में घूमने का समय भी है, बसंत ऋतु में पूरे खिले हुए फूलों को निहारना है, प्रातःकाल बुलबुल के गीतों का सुनना है, ये सब भी हमें बेटे वनों से ही मिलता है। यानी वनों के माध्यम से ही हम ये सब चीजों का लाभ उठा पाते हैं। तो ये भी बेटे आपको यहां पर समझना है। आगे है हमारी नैतिकता क्या है। हमारी नैतिकता, हमारा एथिकल क्या है, यानी हमारा बेटे जो मेन मोटो वो क्या है। क्या हमें ऐसे प्रकृति को नुकसान पहुंचाते रहना चाहिए? तो जवाब होगा नहीं पहुंचाना चाहिए। हमारे भी कुछ नैतिक या एथिकल इश्यू होने चाहिए बेटे जिसके माध्यम से हम इनको नुकसान नहीं पहुंचा सके। तो आप देखो कि जैव विविधता संरक्षण के लिए नैतिक तर्क का संबंध पृथ्वी ग्रह पर उपस्थित उन लाखों जंतु, पादप और सूक्ष्मजीवी जातियों से हैं जिनके साथ हम रहते हैं। तो ये याद रखना कि बेटे यहाँ पर हमारी भी कुछ नैतिकता होना चाहिए इकोसिस्टम के लिए। तो प्रत्येक जाति का अपना एक मुख्य मूल्य होता है, भले ही वह इसके हमारे लिए आर्थिक मूल्य ना हो। बेटे ये ध्यान रखना कि जो प्रत्येक जाति उसका कोई ना कोई तो बेटे मूल्य होता ही है, चाहे वो बेटे मानव के लिए लाभदायक ना हो, लेकिन वो इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं उसका मूल्य जरूर होगा। यहाँ पर आपको ये याद रखना है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी देखरेख करें और
इस जैविक धरोहर को आने वाली पीढ़ी के लिए उसे हालत में रखे। तो ये है होनी चाहिए हमारी नैतिकता कि चाहे हमें किसी जाति से, इकोसिस्टम में किसी जाति से बेटे हमें लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी उसे नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस जाति की जो मूल्य है वह बिल्कुल मानव के लिए तो नहीं है, लेकिन खुद के लिए बेटे उसका अपना मूल्य होता है। तो बायोडायवर्सिटी या किसी इकोसिस्टम को सहज कर रखना चाहिए, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ये हमारी नैतिकता होना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी उस इकोसिस्टम का, उस बायोडायवर्सिटी का पूरा उपयोग ले सके। वरना बेटे अगर आज अपन हमारी क्रियाविधि को बढ़ा देंगे, क्रियाकलापों को बढ़ा देंगे, बायोडायवर्सिटी का लॉस करेंगे, तो आने वाले समय में फिर ये बायोडायवर्सिटी धीरे धीरे नष्ट होती जाएगी और उन मनुष्यों के लिए फिर ये जैव विविधता वहां पर नहीं मिलेगी। तो हमारी नैतिकता क्या बनती है? हमारी नैतिकता ये बनती है कि बेटे जो है अपन इस बायोडायवर्सिटी को रख रखाव के लिए ध्यान दें, अननेसेसरी वनों के कटाव को बचाए, अननेसेसरी चारागाह या इनको बनाने से बचाया जाए, या विलुप्त होती हुई जातियों को बचाया जाए। तो ये बेटे आपको, यह हमारी नैतिकता होना चाहिए। आगे आप देखिएगा, जब हम संपूर्ण इकोसिस्टम को सुरक्षित और संरक्षित करते हैं, इसकी जैव विविधता सभी स्तरों पर संरक्षित और सुरक्षित हो जाती है। तो बेटे देखो, जब हम संपूर्ण इकोसिस्टम को सुरक्षित और संरक्षित करते हैं, यानी बेटे हम अगर किसी इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर ले, उसको कंजर्व कर ले, तो हम क्या देखते हैं कि वो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वह सुरक्षित और संरक्षित हो जाता है। क्योंकि जब हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे तो बेटे उसमें होने वाले क्रियाकलापों को भी रोकेंगे, उसमें होने वाली जो जातियों की क्षति है उसे भी रोकेंगे, तो फिर क्या होगा, वो इकोसिस्टम बेटे ज्यादा विकसित और ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। एक बाग को सुरक्षित रखने के लिए जंगल को सुरक्षित रखना होता है, इसे स्वस्थाने यानी इन सीटू संरक्षण कहते हैं। तो ध्यान रखना बेटे, अभी मैं बताऊंगा आपको कि संरक्षण दो तरह का होता है, एक तो इन सीटू और एक सीटू। जैसे यहाँ क्या कहा गया है कि बाघ को सुरक्षित रखना है, तो बाघ को सुरक्षित रखेंगे तो जिस जंगल में बाघ होगा बेटे उस जंगल की कटाई को रोकना पड़ेगा। तो अगर किसी जंतु को उसके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण प्रदान करवाया जाए तो उसे तो बेटे इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है बेटे, कुछ जातियां ऐसी होती है जिन्हें प्राकृतिक आवास में संरक्षित नहीं किया जाता, तो उनके लिए बेटे चिड़ियाघर या कृत्रिम आवास बनाए जाते हैं। तो ऐसे संरक्षण को एक्स सीटू संरक्षण कहेंगे। तो यहाँ दो तरह का होगा, स्वस्थानीय संरक्षण और एक होता है बहिस्थानीय संरक्षण। इसको डिटेल अपन आगे लेंगे बेटे, लेकिन एक बार देख लेना कि जब कभी किसी विलुप्त जाति को संकट से बचाने के लिए त्वरित सहायता की आवश्यकता होती है, तो इस स्थिति को हम बाह्य स्वस्थानीय कहते हैं। यानी यहां मैं आपको बता रहा हूं कंजर्वेशन। तो बेटे कंजर्वेशन दो तरह का होगा, एक तो इन सीटू कंजर्वेशन और एक होगा एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो दोनों में आप देखिएगा, तो यहां याद रखना प्राकृतिक आवास में कंजर्वेशन, प्राकृतिक आवास में संरक्षण। तो ये याद रखना, ये तो प्राकृतिक आवास में संरक्षण है। और एक्स सीटू का माने होता है बेटे यानी मानव द्वारा निर्मित आवास में संरक्षण, मानव द्वारा निर्मित आवास में संरक्षण। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये दो तरह का संरक्षण आप पढ़ने वाले हो कि बेटे अगर कोई जाति विलुप्ति की कगार पर है, अगर उसका संरक्षण उसी के प्राकृतिक आवास में किया जाए, जैसे बड़े बड़े नेशनल पार्क होते हैं बेटे, है ना, बड़े बड़े जो है सेंचुरियां वगैरह होती है, तो वहां पर प्राकृतिक आवास बना दिया जाता है और उसी प्राकृतिक आवास में उस जीव को कंजर्व कर दिया जाता है। शिकार का, वन की कटाई को वहां पर मतलब जो है अवैध मान लिया जाता है, कोई वहां पर शिकार नहीं करेगा, कोई वहां पर वनों की कटाई नहीं करेगा, तो फिर बेटे वो जंतु उस जगह पर कंजर्व रहता है। तो प्राकृतिक आवास में अगर किसी जंतु का संरक्षण करते हो तो वह कहलाएगा इन सीटू या स्वस्थानीय संरक्षण, स्वयं के स्थान पर किया जाने वाला संरक्षण। और एक होगा बेटे बहिस्थानीय संरक्षण यानी एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो बहिस्थानों में यह होगा कि उनके प्राकृतिक आवास के बाहर
जब कोई जाति अत्यधिक संकटकालीन अवस्था में आ गई कि अगर इसको नेचुरल सोर्सेज में रखा गया तो ये जाति अगर विलुप्त हो जाएगी तो बाद में फिर बेटे ये नहीं होगी, तो ऐसी संकटग्रस्त जातियों को जो कि बिल्कुल विलुप्त के कगार पर होती है, उन्हें उनके प्राकृतिक आवास से निकाल करके और मानव के द्वारा बनाए गए आवास है ना, जैसे चिड़ियाघर है या ऐसे जगह पर उन्हें रख करके फिर उनका संरक्षण किया जाता है, तो उन्हें कहा जाता है एक्स सिटू संरक्षण। तो समझ लेना बेटे, यानी कंजर्वेशन जो है वह दो तरह का होगा, इन सिटू और एक्स सिटू, स्वस्थाने और बहिस्थाने। तो स्वस्थाने स्वयं के स्थान पर यानी प्राकृतिक आवास में ही कंजर्वेशन, और बहिस्थानों का माने कि इनके प्राकृतिक आवास से बाहर मानव के द्वारा बनाए गए आवास में इनका संरक्षण किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिएगा बेटे, तो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं स्वस्थाने यानी इन सिटू संरक्षण। स्वस्थाने संरक्षण तो पहले समझ लो बेटे, यानी प्राकृतिक आवास में संरक्षण, यानी सजीव का या जंतु का उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षण। तो ये याद रखना बेटे कि यहां पर जो ये इन सीटू कंजर्वेशन है उसमें वो पॉइंट याद रख लेना कि जंतु का उसके प्राकृतिक आवास में ही होने वाला जो कंजर्वेशन है उसे स्वस्थाने संरक्षण कहा जाता है। तो यहां आप देख लें कि विकास तथा संरक्षण के बीच टकराव का सामना करते हुए बहुत से देश अपनी सारी जैविक संपदा के संरक्षण को अस्वाभाविक और आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं समझते हैं। कुछ श्रेष्ठ संरक्षण विद ध्यान आकर्षित किया है। तो यहाँ पर उन्होंने अधिकतर सुरक्षा के लिए कुछ जैव विविधता हॉटस्पॉट पहचाने हैं। तो ये याद रखना बेटे कि यहाँ पर कुछ जो संरक्षणवादी वैज्ञानिक है उन्होंने कुछ ऐसे क्षेत्र पहचाने हैं जहां पर बेटे डाइवर्सिटी जो है वो ज्यादा है और वहां कुछ जातियां खत्म होने के कगार पर है। तो ऐसे जगह को हॉट स्पॉट यानी तप्त स्थल कहा जाता है। तो ध्यान रखना बेटे कि किसी भी जाति को कंजर्व करने के लिए जैव विविधता के हॉट स्पॉट पहचाने गए हैं। तो हॉट स्पॉट यानी ऐसा क्षेत्र जहां पर जातियां तो है लेकिन कुछ जातियां बेटे वहां पर विलुप्त के कगार पर है। तो ऐसे क्षेत्रों को पहचान करके उन्हें हॉट स्पॉट का दर्जा दिया गया। तो यहां आप देखिएगा कि जैव विविधता हॉट स्पॉट वे क्षेत्र होते हैं जहां पर जातीय समृद्धि यानी बेटे ध्यान रखना स्पीसीज जो है रिचनेस वो ज्यादा होती है और उच्च स्थानिकता वहां पर मौजूद होती है। यानी बेटे ऐसा स्थान जहां पर जातियां कई हजार जातियां या जातियों की वैरायटी हो और स्वदेशी जातियां भी वहां पर ज्यादा हो, तो ऐसे स्थान को कहा जाता है हॉट स्पॉट यानी बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट। अब ये कितने होते हैं, भारत में कितने हैं? जैसे पूर्वी हिमालय का नाम सुना होगा, पश्चिमी घाट का नाम सुना होगा, है ना, अंडमान निकोबार का नाम सुना होगा। तो ये भारत के हॉट स्पॉट है। टोटल वर्ल्ड में तो 34 हॉट स्पॉट होते बेटे और भारत के अंदर 3 हॉट स्पॉट देखे गए हैं। तो यहां पर आप देखिएगा कि सर्वप्रथम 25 बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट को चिन्हित किए गए, लेकिन उसके बाद में 9 हॉट स्पॉट और सम्मिलित किए गए। तो कुल हॉट स्पॉट यहां पर याद रखना बेटे, कुल जो यहां पर आएंगे वह 34 आएंगे, लेकिन संसार में कुल 34 जैव विविधता हॉट स्पॉट है। ये क्वेश्चन याद रखना बेटे, कितने हैं? 34 है। ये हॉट स्पॉट त्वरित आवासीय सतह के क्षेत्र भी हैं। तो ये ध्यान रखना कि यहां पर ऐसी जगह जहां पर बायोडायवर्सिटी में स्पीसीज रिचनेस ज्यादा है, जहां पर जातीय विविधता ज्यादा है, तो ऐसे क्षेत्रों को वहां पहचाना गया है और यहां पर विलुप्त होने वाली जातियां भी ज्यादा रहेगी। तो इनका कंजर्व करना भी जरूरी है। तो ऐसे पूरे वर्ल्ड में बेटे 34 हॉट स्पॉटों को पहचाना जा चुका है और भारत में लगभग कितने हैं? 3। तो यहां देख लीजिएगा, इनमें से 3 हॉट स्पॉट बेटे ये इंडिया में है, हमारे देश में, यानी कहां पर है बेटे? भारत में। तो ये याद रखना, भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं? 3, जिसमें बेटा पहला तो पश्चिमी घाट है, याद रखना। दूसरा यहां पर एक तो ध्यान रखना पश्चिमी घाट, दूसरा है श्रीलंका और यहाँ पर इंडो वर्मा और हिमालय, ये बेटे यहाँ पर, और तीसरा है यहाँ पर यह पूर्वी हिमालय।
पूर्वी हिमालय, तो श्रीलंका, इंडो बर्मा और पूर्वी हिमालय, तो ये भारत में पाए जाने वाले 3 हॉट स्पॉट है, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा और साथ में बेटे ये यहाँ पर तीसरा पूर्वी हिमालय हमारे देश की असाधारण उच्च जैव विविधता को दर्शाते हैं। यानी यहाँ पर आपको जैव विविधता ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये बेटे आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे आप देखिएगा कि जैव विविधता के सारे हॉट स्पॉट आपस में मिलकर संसार का 2% से भी कम, परंतु इन क्षेत्र में आवासीय जातियों की संख्या अत्यधिक है, क्योंकि यहाँ आपको ये देखने को मिलेगा कि जो बायोडायवर्सिटी है वह बायोडायवर्सिटी में बेटे जो हॉट स्पॉट है वो पूरे वर्ल्ड का ओनली 2% ये बनाते हैं, लेकिन वहाँ क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो आवासीय जातियां हैं, वहाँ पर जो रहने वाले एंडेमिक स्पीसीज है वह सर्वाधिक होती है। इन हॉट स्पॉट की विशेष सुरक्षा द्वारा विलोपन की दर 30% तक कम किया जा सकता है। यानी बेटे अगर हॉट स्पॉट पर जो वहां पर रहने वाली जो संकटग्रस्त जातियां हैं, ये वहां पर स्वदेशी जातियां हैं, इनको संरक्षण प्रदान करके इनमें होने वाली विलुप्त जातियों की संख्या को लगभग 30% तक भी कम किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सुरक्षा द्वारा विलोपन की दर को 30% तक कम किया जा सकता है। फिर बेटे आप देखो कि भारत में इकोसिस्टम, अद्वितीय और जैव विविधता संरक्षण क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यानों, तो देखो बेटे भारत में पारिस्थितिकीय, अद्वितीय और जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यानों में, वन्य जीव अभ्यारण्यों में, जीव मंडल आरक्षियों में के रूप में कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। यानी बेटे अब देखो हॉट स्पॉटों को किस किस रूप में कंजर्व किया जा सकता है, तो नेशनल पार्क बना करके बेटे कंजर्व किया जा सकता है, नेशनल सेंचुरी बनाकर उन्हें कंजर्व किया जा सकता है, और बेटे बायोस्फीयर के रूप में भी उन्हें जो है कंजर्व किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि भारत में बेटे जैव विविधता को राष्ट्रीय उद्यानों में यानी नेशनल पार्कों में, वन्य जीव यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, और बेटे बायोस्फीयर के रूप में इन्हें कंजर्व किया जा सकता है। तो ये बेटे आपको यहाँ पर याद रखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे आपको याद करने के लिए कि भारत में 14 तो हैं बेटे यानी जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र, यानी इन्हें आप कह सकते हो बायोस्फीयर। याद रखना बेटे यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं कि जो बायोस्फीयर होता है बेटे, बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर के बेटे 3 क्षेत्र होते हैं। एक तो कोर जोन होता है ना, यानी कोर जोन होता है बेटे, उसके बाद में फिर बफर जोन होता है, बफर जोन होता है, और एक ट्रांजिशनल जोन होता है, ट्रांजिशनल जोन होता है। तो ये ध्यान रखना कि कोर जोन जैसे यहाँ पर है, ये 3 क्षेत्र है, ये यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये 3 क्षेत्र। कोर क्षेत्र में किसी भी तरह की क्रियाविधि जो है मान्य नहीं होगी बेटे। बफर जोन के अंदर स्टडी या फिर कुछ प्रयोग ये मान्य होंगे, और यहाँ पर बेटे जो है एक जो है क्या कहते हैं वनों का चारण या फिर कुछ सीमा तक वनों की कटाई वगैरह मान्य होगी। तो ये यहाँ पर बायोस्फीयर कहलाते हैं। तो बेटे भारत के अंदर 14 जैव मंडल है और 90 नेशनल पार्क हैं, ध्यान रखना, और 448 जो है बेटे यहाँ पर ये सेंचुरीज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संख्या पूछी जा सकती है कि भारत के अंदर 14 तो बायोस्फीयर हैं, 90 जो है नेशनल पार्क हैं, और 748 बेटे इसके अंदर सेंचुरीज हैं। तो ये ध्यान, भारत में संस्कृति व धार्मिक परंपरा का इतिहास रहा है जो प्रकृति की रक्षा पर जोर देता है। तो ये तो बेटे अपन भी जानते हैं कि आपने चिपको आंदोलन का तो नाम सुना होगा। बेटे क्या है ये चिपको आंदोलन? क्योंकि बेटे जोधपुर के अंदर या फिर गढ़वाल क्षेत्र के अंदर बेटे वृक्षों को काटने से बचाने के लिए वहां के व्यक्तियों ने जो है अपना बलिदान दिया था। तो ये पूरे वर्ल्ड फेमस है, यानी अपनी जान की बाजी तक लगा ली थी बेटे, तो उसे चिपको आंदोलन कहा जाता है। तो और यहाँ पर आप देखिएगा जोधपुर वगैरह में खेजड़ा या खेजड़ी काटना बेटे अपने धर्म के खिलाफ समझा जाता है। तो वैष्णव जाति के लोग इसे अपने धर्म के खिलाफ समझते हैं। तो थोड़ा याद रखना कि
कि बेटे भारत में सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा के आधार पर भी अपन बायोडायवर्सिटी को बचा सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत में सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा का इतिहास रहा है जो प्रकृति की रक्षा पर जोर देता है। यानी बेटे प्रकृति की रक्षा पर जोर देता है कि अनावश्यक बेटे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, जैसे कि ना यार रात में पेड़ नहीं काटना चाहिए, इस पेड़ को मत काटो, उस पेड़ को, इस तरह से। तो अपन धार्मिक रीति रिवाज के आधार पर भी अपन प्रकृति की रक्षा करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिएगा बहुत सी संस्कृतियों में वनों के लिए अलग अलग भूभाग छोड़े जाते हैं और उनमें सभी पौधों या वन्य जीवों की पूजा की जाती है। तो ये भी याद रखना बेटे, कई सारे ऐसे समाज हैं जहां पर वनों को भी पूजा जाता है और जहां पर उनमें मौजूद होने वाली जो जातियां हैं इन जातियों को भी पूजा जाता है। जिससे क्या होगा बेटे कि जब इनका अपन सम्मान करेंगे, इनकी पूजा करेंगे, तो बेटे फिर इनकी जो है कटाई वगैरह पर भी रोक लगाएंगे, इनको हानि पहुंचाने में भी बेटे जो है अपन रोक लगाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सी संस्कृतियों में वनों के लिए जगह छोड़ करके वहां वन बनाए जाते हैं और उसमें रहने वाली जातियों का जो है उनकी पूजा भी की जाती है। इन सब कारणों से हमें क्या पता लगता है, इन सब कारणों से बेटे ये पता लगता है कि वनों की या वन्य जीवों की सुरक्षा करनी चाहिए, वरना अगर ये आज विलुप्त हो गए तो बाद में फिर बेटे ये हमें नहीं मिल पाएंगे। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इस तरह पवित्र उपवन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, जो मेघालय के अंदर मौजूद है, यानी इन्हें पवित्र उपवन कहा जाता है। जो कहां पर मौजूद है, मेघालय की काशी और जयंतियों की पहाड़ियां, राजस्थान के अरावली, कर्नाटक और महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, मध्य प्रदेश के सरगुजा, चंदा और बस्तर क्षेत्र हैं। तो ये सारे के सारे पवित्र उपवन में या फिर जो है मानव के द्वारा संरक्षित वन है। मेघालय के पवित्र उपवन बहुत सी दुर्लभ और संकटग्रस्त जातियों का अंतिम शरण स्थली है। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए बेटे कि पवित्र उपवन कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये पवित्र उपवन मेघालय में देखने को मिलते हैं, जहां आप क्या देखते होंगे कि वहां पर बहुत सी दुर्लभ और संकटप्रद जातियां अंतिम रूप में अगर यहां से ये नष्ट हो गई तो फिर बाद में ये इकोसिस्टम में नहीं आ पाएगी। तो याद रखना बेटे कि यहां पर पवित्र उपवन या मेघालय की काशी जनजातियां और राजस्थान के अरावली पहाड़ियां, कर्नाटक और महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट व मध्य प्रदेश के सरगुजा, चंदा और बस्तर क्षेत्र हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं बेटे जहां पर जो है लोग वनों को पूजते हैं और वहां पर रहने वाले जंतुओं को भी पूजते हैं। तो बेटे ये क्षेत्र जो हैं जहां पर जो है एक तरह से जनजातियां, कई सारी ऐसी जातियां हैं जो नष्ट होने के कगार पर है। इसी तरह से जो मेघालय के पवित्र वन हैं, यहाँ पर बेटे दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है जो अगर ये यहां से विलुप्त हो गई तो बाद में बेटे इसे खोजना संभव नहीं हो पाएगा। तो ये बेटे आपको याद रखना है। दूसरा यहां पर आता है बहुस्थानीय संरक्षण यानी XC2। तो यहां रखना बेटे जंतु का प्राकृतिक, उसके प्राकृतिक आवास, प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षण। तो बेटे ये याद रखना कि अगर किसी जंतु का उसके प्राकृतिक आवास से बाहर उसका संरक्षण किया जाता है तो उसे XC2 संरक्षण कहते हैं। जैसे कोई ऐसी जाति है जो बहुत ज्यादा संकटग्रस्त है, अब उस संकटग्रस्त जाति को तुरंत ही संरक्षण प्रदान करना होगा, तो तुरंत ही संरक्षण प्रदान करने के लिए उसको प्राकृतिक आवास से निकाल करके बेटे मानव के द्वारा निर्मित आवास में लाना पड़ेगा। जैसे चिड़ियाघर भी हो सकता है, कोई सेंचुरी वगैरह भी हो सकती है, तो वहां पर उसका संरक्षण अच्छी तरह से किया जा सकता है। तो इसको बहुस्थानीय संरक्षण यानी XC2 कंजर्वेशन कहा जाएगा। तो देखो कि इस संरक्षण में जो संकटग्रस्त जाति होती है पादप व जंतुओं की, उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर उनकी अच्छी देखभाल की जाती है और सावधानी पूर्वक उन्हें संरक्षित भी किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, क्वेश्चन आ सकता है कि इन situ कंजर्वेशन
और एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है। तो आपको याद रखना है कि इन सीटू में तो बेटे उसके प्राकृतिक आवास में ही कंजर्व किया जाता है, चाहे वो नेशनल पार्क हो या बड़ी बड़ी सेंचुरीज वगैरह हो। लेकिन जो बहिस्थानीय संरक्षण होगा तो ऐसी पादप और जंतुओं की संकटग्रस्त जाति, अगर ये संकटग्रस्त जाति को उसके प्राकृतिक आवास से निकाल करके ऐसी जगह पर बेटे इसको कंजर्व किया जाता है जहां पर इसकी अच्छी तरह से देखभाल हो सकती है, तो ये कहलाता है बहिस्थानीय संरक्षण। तो बेटे जैसे यह जंतु विहार है, जो वनस्पति उद्यान है या वन्य जीव की सफारी या पार्क है, यहाँ ये उद्देश्य है। तो ध्यान रखना बेटे, यानी एनिमल सेंचुरी है या बेटे कोई जो है बॉटनिकल गार्डन है या फिर वन्य जीव की सफारी या पार्क है, यहाँ पर इनका जो है संरक्षण किया जाता है। चिड़ियाघर भी आप ले सकते हैं, जैसे जंतु उद्यान है ना, इसको बेटे जू भी कहते हैं, चिड़ियाघर वगैरह हो सकते हैं या फिर छोटे मोटे पार्क हो सकते हैं या फिर बेटे वहां पर एक बॉटनिकल गार्डन हो सकते। बहुत से ऐसे जंतु हैं जो कि वनों में तो विलुप्त हो गए हैं लेकिन जंतु उद्यानों में अभी सुरक्षित हैं। जंतु उद्यान यानी बेटे जू जिसको आप कहेंगे, वहां अभी संरक्षित है। तो ये भी याद रखना कि बहुत से ऐसी जातियां हैं जो उनके प्राकृतिक आवास से तो संरक्षित मतलब विलुप्त हो चुकी है, लेकिन बेटे अभी भी वह प्राकृतिक आवास में मतलब प्राकृतिक आवास में तो विलुप्त हो चुकी है, लेकिन उनका संरक्षण भी अभी एक्स सीटू रूप में किया गया है और वह कई सारे चिड़ियाघरों में अभी वह जातियां हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो यह भी आपको बेटे याद रखना है। आगे आप देखो, आजकल संकटग्रस्त जातियों को परिबद्ध घेरे में रखने के बजाय बाह्य स्वस्थानीय संरक्षण दिया जाता है। यानी जो संकटग्रस्त जातियां हैं उन्हें ऐसा नहीं है बेटे कि एक छोटे से घेरे में रखे, उन्हें बजाय वहां पर चिड़ियाघर में या बड़े जो है क्या कहते हैं जू पार्क में रखा जाता है। अब संकटग्रस्त जातियों के जो गैमिट्स हैं, अब ये भी याद रखना बेटे, अब मान लो किसी कोई पेड़ है, अब पेड़ को तो बेटे प्रयोगशाला में संरक्षित नहीं रख सकते, तो फिर क्या किया जाता है, कई सारी जातियां जो है उनके बेटे गैमिट्स को, चाहे वह शुक्राणु या अंडाणु हो या पौधे है तो बेटे बीज हो, इस रूप में उन्हें जो है ठंडे फ्रिज के अंदर या लेबोरेटरी के अंदर बेटे संरक्षित भी किया जाता है। तो यह भी याद रखना कि कई सारी संकटग्रस्त जातियों के युग्मकों को जीवित और जन्मसन स्थिति में निम्न ताप पर, जिसको क्रायोप्रिजर्वेशन कहा जाता है, तकनीकी के द्वारा लंबे समय तक परख संरक्षित किया जा सकता है। तो याद रखना, अंडों को इन विट्रो निषेचित किया जाता है और पादपों को टिश्यू कल्चर विधि द्वारा या प्रोपेगेशन द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। यह भी एक अलग मेथड है बेटे, इसमें कोई पार्क या चिड़ियाघर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कोई अगर संकटग्रस्त जाति है तो उसके शुक्राणु अंडाणु को प्रिजर्व रखा जाता है। यह -90 डिग्री सेंटीग्रेड तरल नाइट्रोजन पर भी संरक्षण किया जा सकता है बेटे। और अगर पौधे हैं तो उनके बीजों को भी निम्न ताप तकनीकी के माध्यम से संरक्षित किया जाएगा। तो वह निम्न ताप तकनीकी के क्रायो यानी प्रिजर्वेशन, ये याद रखना बेटे, -96 तरल नाइट्रोजन पर भी इन्हें संरक्षित रखा जाता है। उसके बाद में बेटे फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से, क्या है ये इन विट्रो, यानी परख नली के अंदर निषेचन, शरीर के बाहर अगर बेटे अंडे का निषेचन किया जाता है तो इसे इन विट्रो कहते हैं। उसी तरह से बेटे प्रयोगशाला के अंदर पौधे बनाए जाते हैं, उन्हें टिश्यू कल्चर कहते हैं। टिश्यू कल्चर यानी उत्तक संवर्धन। तो ये उत्तक संवर्धन के माध्यम से भी फिर बेटे नए पौधे वापस बना लिए जा सकते हैं। तो इस तरह से बेटे ये व्यापारिक महत्व के पौधों के विभिन्न आनुवांशिकी स्ट्रेन के बीच लंबे समय तक बीज बैंक में रखा जा सकता है। तो ये बीज बैंक भी होते हैं बेटे, जहां पर पौधों को संरक्षित किया जा सकता है। तो एक तो बेटे जंतुओं के युग्मकों का कंजर्वेशन किया जा सकता है और पादपों को बीजों को भी कंजर्व किया जा सकता है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। जैव विविधता के लिए राजनीतिक परिसीमा नहीं होनी चाहिए। इसका संरक्षण सभी राष्ट्रों के सामूहिक उत्तरदायित्व, तो ये याद रखना। 92 में बेटे रियो डी जेनेरियो में हुई जैव विविधता पर ऐतिहासिक सम्मेलन पृथ्वी में सभी राष्ट्रों को आह्वान किया गया कि जैव विविधता संरक्षण के लिए उचित उपाय करें और मिलने वाले लाभों को इस प्रकार उपयोग करें
कि लाभ दीर्घकाल तक मिलते रहें। तो बेटे ये 92 में रियो डी जेनेरियो में एक बैठक हुई थी जिसका नाम है यानी जैव विविधता पर ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। उसमें सभी राष्ट्रों को यह बताया गया था कि जैव विविधता संरक्षण के लिए उचित उपाय किए जाएं और उनसे मिलने वाले लाभों का जो उपयोग करें वह एक ऐसा उपयोग करें कि हमें दीर्घकाल तक मिलते रहें। तो ये बेटे डी जेनेरियो के अंदर 1992 के अंदर ये कहा गया है सभी देशों को। बाद में बेटे देखो इसी क्रम में 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर एक विश्व शिखर सम्मेलन हुआ। कब हुआ बेटे? 2002 में, जिसमें विश्व के 190 देशों ने शपथ ली कि सन 2010 तक जैव विविधता की सारी सतही दर को वैश्विक या प्रादेशिक या स्थानीय स्तर पर कमी लाई जाएगी। तो ये यहाँ पर चाहे वह विश्व लेवल पर या किसी स्टेट लेवल पर या बेटे किसी स्थानीय लेवल पर भी बायोडायवर्सिटी में कमी लाई जाएगी। तो ये बेटे 2010 तक का लक्ष्य रखा गया था जब ये सम्मेलन हुआ था 2002 में। कहां पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में विश्व शिखर सम्मेलन हुआ, याद रखना। और इसमें बेटे 190 देशों ने भाग लिया और इन्होंने ये शपथ ली कि 2010 तक बायोडायवर्सिटी में होने वाली जो क्षति की दर है वो बेटे विश्व लेवल पर, स्टेट लेवल पर, देश लेवल पर और अपने स्थानीय लेवल पर ये क्षति को कम किया जाएगा। तो ये सारी की सारी बातें बेटे आपको यहां पर याद रखनी है। तो बेटे ये टॉपिक था हमारा यानी बायोडायवर्सिटी। तो बच्चों ये आपको याद रखना है कि बायोडायवर्सिटी क्या है, जिसका स्टार्टिंग में अपन ने कहा था कि इस धरती के अलग अलग आवासों में अलग अलग टाइप की जातियां निवास करती है, यही बायोडायवर्सिटी है। बायोडायवर्सिटी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट मानव से बेटे जो है सीधा लिंक होता है और बायोडायवर्सिटी को अगर अपन बनाए रखेंगे तो मानव का अस्तित्व भी बना रहेगा। अगर बायोडायवर्सिटी का लॉस होगा तो किसी न किसी रूप में वहां पर मानव प्रजाति का भी लॉस होगा। तो बेटे ये टॉपिक था हमारा, ये लेसन था जिसका नाम था बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो बेटे ये टॉपिक है जो आपको याद करना है और याद भी बेटे लिख कर याद करना है, समझ के याद करना है, तब ये टॉपिक याद होगा। क्यों? क्योंकि अधिकतर थ्योरेटिकल पार्ट है बेटे। थ्योरेटिकल पार्ट को समझने में थोड़ा सा समय तो लगता है, कोई कैलकुलेशन नहीं है कि सीधा अपने निकाल लिया। तो समझ के पढ़ें, जो कठिन वर्ड है उन्हें लिख लिख के याद करें और जो मेन पॉइंट है बेटे वो हमेशा लिख लें ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ओके बेटे, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।